हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं भूगोल अध्याय 8 निर्माण उद्योग की चर्चा अपने इस दूसरे वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुख्य उद्योग कौन से हैं। और उस श्रेणी में जो हमारा पहला उद्योग है वह है लौह इस्पात उद्योग। किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होता है और भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास ने तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। भारत में सभी सेक्टर्स अपनी मूल अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निशः मृत्तिका आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी जो लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है उसमें अन्य जो पदार्थ हैं अयस्क, कोकिंग और कोयला और जो चूना पत्थर है, डोलोमाइट और मैग्नीज, यह क्या है, इन सब का एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सभी पदार्थ स्थूल और भार ह्रास वाले होते हैं। भार ह्रास वाले यानी कि इनका जो जिस मात्रा में और जिस भार में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया है उस मात्रा और उस भार में तैयार माल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उससे कम मात्रा और कम भार में तैयार माल मिल पाता है। तो इस तरह से यह भार ह्रास वाले पदार्थ या उद्योग होते हैं। इसलिए लौह इस्पात केंद्रों की स्थापना कच्चे माल के निकट के स्थानों पर ही होती है और यही एक कारण है कि जो कच्चा माल है उसकी ढुलाई में अतिरिक्त पैसा और समय की बर्बादी ना हो, उसकी बचत के लिए जो लौह इस्पात आधारित उद्योग होते हैं उनकी स्थापना इनके उपयोग में किए लाए जाने वाले जो कच्चा माल है उनके उत्पादित स्थानों पर ही कर दी जाती है। भारत में छोटा नागपुर के पठार के आसपास के क्षेत्र में लौह इस्पात केंद्र स्थापित हैं और इस क्षेत्र में उच्च कोटि का लौह अयस्क, कोयला, डोलोमाइट व मैग्नीज आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो लौह इस्पात उद्योग हैं वह उनकी उपयोग में लाए जाने वाले जो कच्चा माल की प्राप्ति के स्थानों पर ही इनकी स्थापना कर दी जाती है। तो जो छोटा नागपुर है भारत में, यह क्षेत्र लौह इस्पात और खनिज के लिए भरपूर है। यहाँ इनकी मात्रा अतिरिक्त है, भरपूर मात्रा में हमें खनिज मिल जाता है प्रायद्वीपीय भारत में। तो अधिकतर जो हम कारखाने और शोधनशालाएं और लौह आधारित उद्योग देखते हैं इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां हमें एक बेहतर कोटि का जो अयस्क और कोयला और डोलोमाइट और मैग्नीज है प्राप्त होता है। लौह इस्पात उद्योग में एकीकृत इस्पात कारखाने, छोटी इस्पात मिलें और द्वितीय उत्पादक कारखाने और ढलाई मिलें और अनुषंगी उद्योग भी आते हैं।
जो लौह इस्पात उद्योग है, केवल हमें यह पता लगता है कि उसमें जिसमें लोहे का या धातुओं का निर्माण किया जाता हो, उसको ही हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ इस उद्योग के अंतर्गत भी कई अन्य उद्योग आते हैं। जो उद्योग इस्पात कारखाने होते हैं और कई छोटी इस्पात मिलें होती हैं, और कुछ द्वितीयक उत्पादक कारखाने होते हैं। द्वितीयक उत्पादक कारखाने यानी कि उस धातु या उस लोहे से अन्य मशीनरी बनाना, अन्य उत्पादक बनाना और ढलाई करना, और उसको अलग अलग, उस लोहे को अलग अलग आकार देना, इससे संबंधित उद्योग भी लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। भारत के एकीकृत इस्पात कारखाने। अब स्वतंत्रता से पहले स्थापित एकीकृत इस्पात केंद्र। टाटा लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। भारत में स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। अब भारत 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी के बाद स्वतंत्र हुआ, तो जो देश की कमान है शासन की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह मानते थे कि भारत को अगर इस कंगाली और इस गरीबी से दूर ले जाना है, बाहर निकालना है, तो हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। और नेहरू का यह भी मानना था कि जो उद्योग हैं वह न्यू इंडिया के मंदिर हैं, और यह जो उद्योग हैं यह किसी मंदिर से कम नहीं है। तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, और इसी तरह के प्रयासों ने विदेशी सहयोग को भी बढ़ावा दिया, जिससे हमारे देश में 3 उद्योगों की स्थापना हो पाई, और ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में थे। और सन 1973 में इन सब का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के हाथों में दे दिया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित करवाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि रूस के सहयोग से लग पाया था। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूके के सहयोग से लगाया गया। और बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से इसका निर्माण करवाया जा पाया। तो कुछ इस तरह से इन उद्योगों का जो है विदेशी सहयोग से जो स्थापना है इनकी भारत में हो पाई। वह राउरकेला का इस्पात संयंत्र हुआ, जो कि जर्मनी के सहयोग से, भिलाई का इस्पात संयंत्र जो कि रूस के सहयोग से, दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र जो कि यूके के सहयोग से, और बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि रूस के सहयोग से। इस तरह से भारत में उद्योगों का जो है एक नया युग आरंभ हुआ। और चतुर्थ योजना, भारत में जो चौथी पंचवर्षीय योजना, उसमें भारत में 3 नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। और विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में बीजाग इस्पात संयंत्र के रूप में निर्माण किया गया। विजयनगर इस्पात संयंत्र, होसपेटे जो कि कर्नाटक में है, सेलम जो कि तमिलनाडु में, यह 3 उद्योग भारत के चतुर्थ या चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सब का निर्माण किया गया। तो हाँ, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि भारत बिना विदेशी सहयोग से जिन उद्योगों का निर्माण किया गया भारत में, वह कौन से थे, या
आंध्र प्रदेश में वह उद्योग कौन सा है, या कर्नाटक में वह उद्योग कौन सा है, सेलम उद्योग कहाँ पर है। तो इस तरह के कुछ उद्योग जो प्रश्न हैं पूछे जा सकते हैं इस को लेकर। तो इसके अलावा भारत में लगभग 206 से अधिक लौह इस्पात मिलें और स्थापित की गई हैं, जो मुख्य रूप से रद्दी लोहा का उपयोग करके उसे प्रक्रमित करती हैं। अब लौह आधारित उद्योग और लोहा आधारित मिलें में क्या अंतर है? जो लौह आधारित उद्योग है वह कच्चे माल जो खनन कर प्राप्त किया गया खनिज है उसको शुद्ध कर उसको लौह और धातुओं के रूप में प्राप्त करते हैं, और जो 206 से भी अधिक लौह इस्पात मिलें हैं वह क्या उपयोग में लाए गए लोहे या उपयोग में लाई गई लौह से बनी मशीनरी और वस्तुओं का पुनः चक्रण एक रद्दी के रूप में उनका करती हैं और उन्हें पुनः उपयोग के लायक बनाती हैं। तो इस तरह का जो अंतर है हमें समझना होता है। यह क्या है? पुनः चक्रण करने वाले उद्योग हैं जो कि 206 हैं, और जो उद्योग मूल पदार्थ मूल खनिज को शुद्ध कर उनको लौह और धातुओं के रूप में प्राप्त करते हैं, उनकी जो संख्या है बहुत सीमित है। तो हम इस मैप में देख पाते हैं जो उद्योग बोकारो उद्योग, दुर्गापुर उद्योग, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, इन उद्योगों की स्थिति हम देख पाते हैं भारतीय मैप में। भारत में तैयार इस्पात का उत्पादन, अब जो इस्पात उद्योग है उसमें तैयार इस्पात कितनी है, उसकी जो उत्पादकता है, उसकी जो उत्पादन की जो मात्रा है वह कितनी और कब कब उसमें बढ़ोतरी और या घटोतरी होती रही, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से देख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि उत्पादन मिलियन टन में, जो उत्पादन है उसको किस में मापा जा रहा है? मिलियन टन में मापा जा रहा है। तो 2012 और 13 में 81.68 मिलियन टन जो उत्पादन है रहा है। तो वहीं हम देखते हैं 2016 और 17 में वह बढ़कर 101.3 मिलियन टन हो गया। तो इस तरह से हम एक साल के अंतराल में जो उत्पादन में वृद्धि है उसको हम देख पाते हैं। टाटा लौह इस्पात कंपनी, अब हमने लौह इस्पात के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, उनकी भारत में स्थिति के बारे में पढ़ा और उसमें वृद्धि के बारे में पढ़ा। अब हम उससे आधारित जो कंपनी है उसको पढ़ते हैं। तो जो टाटा लौह इस्पात कंपनी है, जिसे टिस्को कह सकते हैं, टाटा एंड आयरन एंड स्टील प्लांट्स, यह मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर कोलकाता से 240 किलोमीटर दूर है। और पानी जो है यह कहाँ से प्राप्त करती है? यह सुवर्ण रेखा व झारकोई नदी है, उससे अपना पानी प्राप्त करती है। और इसको जो लोहा है वह कहाँ से प्राप्त हो पाता है? तो इसको लोहा नोवा मंडी बादाम पहाड़ से प्राप्त होता है, जो कि कच्चा माल है। कोयला जो कि ईंधन ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह जोड़ा खदान उड़ीसा से प्राप्त होता है टिस्को को। और जो कोककारी कोयला है वह झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है टिस्को को।
जो कि पश्चिम बंगाल से मिल पाता है। इसी तरह से हम अगले उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। इस प्लांट को मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता है। विश्वेश्वरैया जो लोहा है वह बाबा बुदन और केमानगुंडी से प्राप्त करता है। यह बाबा बुदन और केमानगुंडी यह जो लौह प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में, उन प्राप्ति स्थानों या खदानों का नाम है। जो इस उद्योग में प्राप्त कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाला चूना पत्थर है और मैग्नीज है, वह स्थानीय खदानों से प्राप्त हो जाता है। और शुरू में यह संयंत्र जंगलों की लकड़ी से प्राप्त जो चारकोल या कोयला होता है से ऊर्जा की प्राप्ति करता था, और अब जोग जल प्राप्त से विद्युत प्राप्त करता है। पहले जो विश्वेश्वरैया का प्लांट था यह लकड़ी से बनाया गया कोयला है, उसकी ऊर्जा से चलाया जाता था, लेकिन अब यह जल से जो प्राप्त की गई ऊर्जा है विद्युत है उससे चलता है। और इस उद्योग में जो पानी उपयोग में लाया जाता है वह भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। यह विशिष्ट इस्पात व एलॉय का उत्पादन करता है। अब इसी श्रेणी में हमारा अगला जो संयंत्र है वह है राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला जहाँ पर इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थिति जो है वह कच्चे माल के केंद्रों के बिल्कुल निकट है। और कोयला जो झरिया से प्राप्त करता है, और लोहा जो है वह सुंदरगढ़ और केंदुझर से प्राप्त करता है। राउरकेला जो अपनी विद्युत क्षमता है वह हीराकुंड परियोजना से प्राप्त करता है। हीराकुंड जो कि बांध है उससे प्राप्त करता है, जो बांधों से बिजली पैदा होती है उससे अपनी जो विद्युत है वह प्राप्त कर लेता है। और पानी जो है वह कोयल व शंख नदियों से प्राप्त करता है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी, और जो लोहा है कच्चे माल के रूप में वह डल्ली राजहरा खानों से प्राप्त करता है, और कोयला जो है कोरबा और करगाली खदानों से। जो इसमें उपयोग किए जाने वाला जल है वह तंदुला बांध से प्राप्त करता है, और जो ऊर्जा है जो शक्ति विद्युत है उसको कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त करता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और इसका जो कोयला है वह ईंधन के रूप में रानीगंज व झरिया से प्राप्त करता है, और जो लोहा है वह नोवा मंडी से प्राप्त करता है, और जल और विद्युत दोनों दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उसी से प्राप्त कर लेता है। अब इस तरह हमने पढ़ा एक प्रमुख उद्योग लौह उद्योग के बारे में, और उस उद्योग से पर आधारित उद्योगों के बारे में, और उसकी स्थिति के बारे में, और उसके प्राप्ति निर्माण स्थलों के बारे में,
अब हमारा जो अगला प्रमुख उद्योग है वह है सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।